यस, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 7 एमपी बोर्ड इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम क्लास 12th और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट और उसमें हमारा आज सेकेंड डे है जिसमें हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट और उसमें जो रिलेशंस हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली क्लास मतलब पार्ट 1 में हमने प्रोडक्शन का मीनिंग समझ लिया था, है ना। कॉस्ट फंक्शन समझ लिया था कि कॉस्ट कितनी होगी वो डिपेंड करती है कि कितना अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वांटिटी, राइट। और डिफरेंस टाइप ऑफ कॉस्ट में हमने देख लिया था, सेलिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सबसे लास्ट वाले पेज में आपको मिल जाएगा, है ना। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस जो है आपको सबसे लास्ट पेज में मिलेगा। हमारे सारे नोट्स में जो भी डिफरेंस है लास्ट पेजेस पे मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर के फिक्स कॉस्ट समझ चुके थे। क्या होता है भैया, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दो। फिक्स कॉस्ट होता है जिसका प्रोडक्शन की क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता, फिक्स है, इतना तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है ना, इसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं और इसके अलावा आता है वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यदि प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी, राइट। इनके ग्राफ देख लिया था। टोटल कॉस्ट हमने समझ लिया था बेटा। टोटल कॉस्ट में क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट होगा। इसकी हमने इसका ग्राफ भी देख लिया था, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, राइट। अब हम आते हैं एवरेज कॉस्ट। बेटा कई बार मैं ये बता चुका हूं, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। किसी भी चीज का एवरेज निकालोगे तो आप निकालते हो पर यूनिट। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज कॉस्ट। तो हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी। मान लो हम टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम एक टी शर्ट की कीमत कितनी रखेंगे, ये कैसे निकलेगा। क्योंकि देखो, आप तो 1000 टी शर्ट के हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदोगे। ठीक, एक दिन में लेबर को मान लो आप 200 रुपए दे रहे हो, 300 रुपए दे रहे हो, और उससे 10 टी शर्ट बनवा रहे हो, राइट। फिर जो मशीन चल रही है वो तो भैया दिन भर के हिसाब से बिजली का बिल बना रही है ना, और भी दूसरे खर्चे। तो कोई सी भी चीज आपने एक यूनिट के लिए खर्चा नहीं करा है, जो कॉस्ट लगी आपकी वो एक यूनिट के लिए नहीं लगी है, वो तो टोटल की लगी है कि टोटल 1000 टी शर्ट कितने में बनी। टोटल 1000 टी शर्ट कितने में बनी, यदि वो 2 लाख रुपए लगे उसके, यदि 1000 टी शर्ट को बनाने में कितने लगे, 2 लाख रुपए लगे, है ना। जिसमें क्या क्या आ गया, रॉ मटेरियल भी आ गया, और मान लो ये 1000 टी शर्ट एक महीने में बनी, है ना। एक महीने में बनी तो एक महीने में लेबर को जो पेमेंट करा, इसके साथ साथ मैनेजर की सैलरी भी आ गई इसमें, क्योंकि मैनेजर ने पूरी फैक्ट्री को संभाला, है ना। सारी चीजें, मतलब फिक्स्ड से लेकर वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ मिला के टोटल एक महीने में कितना लगा, इन 1000 टी शर्ट को बनाने के लिए 2 लाख रुपए लगे। अब हम मार्केट में क्या इस तरह से बेचेंगे कि भैया देख, को खरीदना हो तो 1000 टी शर्ट खरीदना पड़ेगी और इसकी कीमत है 2,20,000। 2 लाख का बना और 2,20,000 रुपए में हमने बेच दी, 20,000 का प्रॉफिट। क्या ऐसी डील होती है क्या, नहीं भाई। किसी को 50 टी शर्ट लगेगी, किसी को 200 लगेगी, किसी को 300 लगेगी। तो यह हमको उसका क्या बताना पड़ेगा, पर यूनिट कीमत हमको तो मालूम होना चाहिए ना, और उसकी कीमत निकालने के लिए पहले हमको पर यूनिट कॉस्ट निकालना पड़ेगी। तो उसके लिए सिंपल सा है भाई, जितना भी आपने कॉस्ट लगी है, जिसमें क्या क्या आ गया, फिक्स्ड वेरिएबल दोनों आ गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 टी शर्ट, राइट। तो क्या आ जाएगा, 200 रुपए पर यूनिट, मतलब कि 200 रुपए की एक टी शर्ट हमको बनाने में लगे। बात समझ में आई।
फिर हम उसकी क्या निकालते हैं, कीमत देखते हैं कि भैया हमारा उसमें क्या जोड़ते हैं, हम प्रॉफिट जोड़ते हैं। भाई उसमें प्रॉफिट 20 रुपए का एक टी शर्ट पे, तो टोटल टी शर्ट कितने की हो गई, एक 220 रुपए की। ये क्या हुई 220 सेलिंग प्राइस हुई, पर कॉस्ट कितनी हुई 200 रुपए। क्लियर। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है ना, इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, ये ऑल्सो आएगा राइट, ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, क्लियर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा एवरेज का, तो एवरेज का ग्राफ इसको आप देखोगे ये यू जैसा, या मैं कहूं चांद जैसा, है ना, गली में आज चांद निकला तो इस तरीके से, है ना, यू शेप आएगा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि देखो टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड है, और फिक्स्ड कॉस्ट को हमने देखा था। आप फिक्स्ड कॉस्ट का एक सेकेंड, इसमें आप आओगे, ये पहले आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को समझो। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को समझोगे तो ये इसका शेप एवरेज कॉस्ट का क्यों ऐसा हो रहा है ये समझ में आएगा, है ना। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, यदि आपकी फैक्ट्री का किराया कितना है 10,000, मैंने कल एग्जांपल शायद दिया था, नहीं दिया था, हिंदी मीडियम में दिया होगा, दोनों का आप दोनों का सिलेबस एक लगभग एक साथ चल रहा है ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको एग्जांपल दिया था कि उनको दिया था। मान लो 10,000 रुपए आपकी फैक्ट्री का किराया है, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब वहां पर आपने एक टी शर्ट बनाई, सोच के देखो, एक टी शर्ट बनाई, तो एक टी शर्ट की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई 10,000, हाँ या ना। चलो दो बनाई, तो दो टी शर्ट बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी हुई 10,000, तो एक की कितनी हुई, तो 10,000 को डिवाइड करोगे 2 से, राइट, तो कितना आ गया 5,000। मतलब एक टी शर्ट की फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई 5,000, राइट। अब आपने 4 टी शर्ट बनाई, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4, 2,500। एक टी शर्ट कितने की 2,500 की, हाँ या ना। आपने 1,000 टी शर्ट बनाई, तो 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 कितना आया 10 रुपए पर टी शर्ट। आप देखोगे जितना आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करोगे, आपका जो फिक्स कॉस्ट की है वैल्यू पर यूनिट, वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है 10,000, और एवरेज कॉस्ट इसकी निकालना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। वो जितना इंक्रीज होगा, ये अमाउंट पर यूनिट क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या, है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये देखो 10,000 पर इसका पॉइंट है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000, एवरेज फिक्स कॉस्ट को देखना बेटा, है ना। 10,000 है, एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10,000। जैसे जैसे प्रोड्यूस करते, ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करते जाएंगे, ये तेजी से क्या होगा, गिरने लगेगा। ठीक है, और ये देखो एक्स के बिल्कुल पास आ गया, हाँ या ना। पर याद रखना एक चीज, ये कभी भी एक्स को टच नहीं कर पाएगा। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर ऐसे ऐसे करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये तो एक्स को टच कर लेगा। बताओ पॉसिबल है क्या, खुद सोचो, एक्स को टच कर सकता है। और सर 10,000 है ना, 10,000 को 1,00,000 से डिवाइड कर दे तो तब भी वो जीरो होगा क्या, जीरो कभी नहीं होगा। आप कितनी भी बड़ी संख्या से इसको डिवाइड कर दो, क्या उसका आंसर जीरो होगा, नहीं होगा ना। तो वो कभी भी एक्स को टच नहीं कर सकता। वो पॉइंट्स में पैसों में चलता रहेगा, 10 पैसा, 1 पैसा, 1 पैसे के भी 10 टाइम, पर वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर, इसलिए वो एक्स को टच मत कर देना बस,
ये ग्राफ बनाते समय, और y को भी टच मत करना, ठीक है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट तभी निकलेगी जब कम से कम एक यूनिट बनेगी, इसलिए वो y को टच नहीं करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से तेजी से नीचे गिर रहा है। अब वेरिएबल कॉस्ट को समझो, वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मैं इन सबको जो लिखा हुआ है ना ये सब समझाऊंगा, पर पहले मेरे को इन छोटी छोटी चीजें समझाना है, फिर वो कंपैरिजन में इजी हो जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। हमेशा एवरेज आ जाए ना, कभी भी कहीं पर भी, इकोनॉमिक्स नहीं, कहीं पर भी, तो एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो भैया पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट लगाई और जितना भी हमने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करे, डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। इसका ग्राफ देखो, यू है, यू शेप। कैसा? शुरू में तेजी से गिरा और फिर बढ़ने लगा, है ना? तो ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट का नेचर है कि एक समय तक नंबर ऑफ यूनिट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तब तक तो ये क्या होता जाएगा? गिरते जाएगा, पर फिर एक समय आएगा ये वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो इसका शेप कैसा बनेगा? यू शेप बनेगा, है ना? अब जरा समझना, टोटल कॉस्ट किससे मिलके बना है? वेरिएबल और फिक्स दोनों से। अच्छा, एवरेज कॉस्ट किससे बना है? एवरेज कॉस्ट बना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, हाँ या ना? तो आप दोनों के ग्राफ देखो, फिक्स्ड और वेरिएबल के दोनों के जरा ग्राफ को कंपेयर करो। एक तेजी से गिर रहा है और फिर एक तेजी से गिरने के बाद में उठ रहा है, तो इन दोनों का जो मिक्स होगा वो देखो एवरेज कॉस्ट आएगा। ये इतना तेजी से नहीं गिर रहा है जितना तेजी से फिक्स कॉस्ट गिर रहा है, पर ये गिर क्यों रहा है? क्योंकि इसमें तेजी से किसका एलिमेंट है? फिक्स कॉस्ट का, इसलिए ये गिर तो रहा है तेजी से, पर फिर एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना तेजी से ऊपर गया, देखा? पर उतनी तेजी से एवरेज कॉस्ट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी इसको फिक्स कॉस्ट क्या कर रहा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट इसको अभी भी नीचे खींच रहा है ना? एकदम ऐसा पतंग उड़ रही है बेटा, ये समझ लो, दो तीन पतंग एक साथ उड़ रही है, जो पावरफुल हो गए ना उसके हिसाब से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये इन तीनों का ग्राफ है। अब इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एवरेज कॉस्ट में हमने फॉर्मूला देख लिया था, अब इसका नीचे जो लिखा हुआ देखते हैं। द एवरेज कॉस्ट कर्व डिराइव फ्रॉम टीसी, मतलब टोटल कॉस्ट। कर्व इज यू, है ना? ये कैसा है? ये भी यू शेप्ड है। शेप इट शोड दैट एज आउटपुट इंक्रीजेस the value of average cost falls continuously, right? गिरता रहेगा till it reaches a minimum point, then start to rise। एक समय तक आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम होगी, फिर उसके बाद में वो क्या होगी? बढ़ने लगेगी। जानते हो क्यों? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कारण, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा? अब उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल होता जाएगा, उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाओगे आप, फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? कम से कम होता जाएगा, बढ़ेगा कभी नहीं, है ना? हालांकि हम किस में बात कर रहे हैं? हम शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन में ये बढ़ता है ना फिक्स कॉस्ट, वो बात की बात है, और हम अभी शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में ये बढ़ेगा नहीं, बस जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हो उससे उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट कम से कम होती जाएगी, पर एक समय बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगी? उसको खींचेगी ऊपर की तरफ, इसलिए ये यू शेप बनेगा, ठीक है। इट्स कंप्रेसेस ऑफ टू, एवरेज फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। Average fixed cost, it is defined as the fixed cost of produce per unit of the commodity, per unit, ठीक। It is obtaining, ये तो वही लिखा हुआ है,
इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व बनता है ना, इसको रेक्टेंगल हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोला बेटा? रेक्टेंगल हाइपरबोला। ये हर जगह से सेम बनता है हाइपरबोला, इसलिए इसको रेक्टेंगल हाइपरबोला बोलते हैं। सीबीएसई में जरूर पूछा जाता है कि ऐसा ये क्यों होता है, और हमारे एमपी बोर्ड में ऐसा कोई नहीं पूछा जाता कि इसका शेप ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। एफसी एएफसी केएफसी नहीं है बेटा, ये एएफसी है ना। फॉल कंटिन्यूसली विथ द राइज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, हाउएवर इट नेवर बिकम जीरो। बता दिया था मैंने, है ना। एस टी एफ सी ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, हमेशा। ये क्या बनेगा? ये एमसीक्यूज बनेगा। ट्रू एंड फॉल्स में बन सकता है। टीएफसी ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ट्रू और फॉल्स, समझ में ही बात है ना। टीएफसी नेवर बिकम जीरो, ट्रू और फॉल्स, राइट। या फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन सकता है, नेवर बिकम के बाद में छोड़ दिया, हमको लिखना है जीरो। क्लियर? एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, बेटा इसमें गलती हो गई है। नहीं सही है। टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमेशा पॉजिटिव रहेगा का मतलब क्या हुआ है, कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट रहेगी आपकी, इसलिए आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा। जीरो तो होगा ही नहीं, तो नेगेटिव होने की बात ही नहीं होती। देन द एफसी मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व डिराइव फ्रॉम टीएफसी, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट से के कर्व से बनता है रेक्टेंगल हाइपरबोला, एज द एरिया अंडर द कर्व एट ईच इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब कि आप इसको कहीं से भी देखें, जैसे कर्व को आप देखोगे 7 से 1 और 4 से 3, इसका जो एरिया बनेगा वो एरिया हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। छोड़ो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। साइलेंट फीचर, साइलेंट फीचर है इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट इज कौन, AFC falls which increase in production. Initially AFC falls sharply, मतलब तेजी से गिरेगा, एंड लेटर ऑन इट इज फॉल स्लोली, धीरे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कम संख्या आ रही है ना, नंबर ऑफ यूनिट तो बढ़ रहे हैं डिवाइड करने के, पर वो फिक्स होने के कारण अब रिजल्ट में, जैसे हमने देखा था, एक टी शर्ट बनाएंगे तो 10,000, और 2 टी शर्ट बनाएंगे तो तेजी से वो कितना हो गया, 5,000 हो गया, और 4 टी शर्ट बनाएंगे तो कितना हो गया, 2,500। तो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट बनाने के बाद में वो धीरे धीरे गिरेगा, पर शुरू में तेजी से गिरेगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, it is the defined as the variable cost of the producing per unit of the commodity। ये वही है फिर से सारा। अब आते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। क्या है भाई मार्जिनल कॉस्ट? हमेशा से एक ही चीज बोला है मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन मोर का रिजल्ट क्या होगा वो हमको देखना है। तो 1 मोर यूनिट प्रोड्यूस, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आएगा वो चेंजेस क्या कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है ना? मार्जिनल का हमेशा मतलब क्या है बेटा? 1 मोर से टोटल में इफेक्ट। एक तरफ से इसकी डेफिनेशन, दूसरे तरफ से इसकी डेफिनेशन क्या है मार्जिनल की? कि पर यूनिट, मतलब कि अगली यूनिट बनाने की कॉस्ट, नेक्स्ट यूनिट बनाने की कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, या फिर नेक्स्ट यूनिट बनाने से टोटल कॉस्ट में जितना चेंजेस आया। ठीक है। मार्जिनल मींस वन एडिशनल, it is the additional made to the total variable cost or total cost by producing one more unit of output। इसमें डाउट आना चाहिए, मालूम क्या? देखो क्या लिखा है, इट इज द एडिशनल
मेड टू द वेरिएबल कॉस्ट। जबकि हमने तो हमेशा क्या सुना है, टोटल में चेंजेस, टोटल में, तो टोटल कॉस्ट में चेंजेस आना चाहिए। तो और में तो टोटल लिखा है, पर और के पहले क्या लिखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कंफ्यूजन ये होना चाहिए कि सर हमने तो सीखा है कि मार्जिनल से टोटल में जो चेंज आएगा तो टोटल कॉस्ट की बात होना चाहिए। तो यहाँ तो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस क्यों देख रहे हैं हम? हमको तो सिर्फ किसमें देखना चाहिए, टोटल कॉस्ट में चेंजेस देखना चाहिए, हाँ या ना? मैंने कल की क्लास में आपको कहा था कि ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट में जो भी चेंजेस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? याद करो, कल की क्लास में बताया मैंने, वेरिएबल कॉस्ट के कारण अंतर आ रहा है, फिक्स कॉस्ट के कारण नहीं आ रहा है ना? तो भाई बात तो वही हो गई ना कि वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस देखें या टोटल कॉस्ट में चेंजेस देखें, क्योंकि टोटल कॉस्ट भी चेंज किसकी वजह से हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट के। क्लियर? इसलिए यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है। ये देखो नेक्स्ट पेज पर इसको प्रूफ भी करा हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट nth, nth का मतलब जिस यूनिट पर हम देखना चाहते हैं, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, है ना? इसको यहां पर ये जो नीचे ये शेड्यूल दिया है इसमें समझो। देखो टोटल आउटपुट 0, टोटल कॉस्ट 36 की, क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 36, ये तो देना ही पड़ेगा, इसलिए टोटल कॉस्ट कितनी है, 36, और बाकी सब कुछ 0। एक यूनिट प्रोड्यूस करी तो टोटल कॉस्ट तो 36 है, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कितनी हो गई, 36 हो गई, डिवाइडेड बाय 1, है ना? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 18, तो 36 में 18 जुड़ा तो कितना हो गया, 54, ठीक है? और मार्जिनल कॉस्ट भी कितना हुआ, 18, क्यों? क्योंकि एक और यूनिट बढ़ाने की कॉस्ट। तो आप 56 में से 36 माइनस करोगे तब भी कितना आ रहा है, 18 आएगा। यही क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट, या फिर जो एवरेज कॉस्ट है वही आपकी यहां पर अभी क्या हो गई, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? तो देखो दूसरी यूनिट को देखो, दूसरी यूनिट में टोटल कॉस्ट कितनी है, 68। ये कैसे आई कि आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 36 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो सबसे लास्ट वाला कॉलम, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 32 प्लस 36 इज इक्वल टू 68, ठीक? अब इनके सबके क्या निकालने हैं, एवरेज, तो 36 को डिवाइड करोगे 2 से तो 18 आएगा, है ना? और 32 टोटल वेरिएबल कॉस्ट 32 है, उसको डिवाइड करोगे 2 से, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, 16, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई, तो वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आया, 14 का, देखो 32 में से 18 माइनस करोगे तो 14 आएगा, या फिर 68 में से 54 माइनस करोगे तो 14 आएगा, दोनों तरफ से। टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आया वो भी, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 68 हो गई, 54 से 68 हुई, कितना डिफरेंस आया, 14, और इधर टोटल वेरिएबल, लास्ट वाला कॉलम, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 18 से कितना हुआ, 13 हुआ, ये भी कितना बढ़ा, 14 बढ़ा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, वो होगी जो, जिससे क्या होगा, एक और यूनिट बढ़ाने से, या तो जो टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आया वो पकड़ लो, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस आया वो पकड़ लो, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर फिक्स कॉस्ट क्या है, स्टेबल है, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? आपसे कोई पूछे कि भाई मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहा है या मार्जिनल कॉस्ट किससे बन रही है, तो बोलोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से बन रही है। क्लियर? अब इन तीनों के बीच रिलेशन दिख रहा है, खतरनाक रिलेशन है ना? अब आप देखो यहां पर तीनों
देखो एवरेज, पहले तो है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन, ठीक है। देखो मार्जिनल कॉस्ट किसकी वजह से बन रहा है, केवल वेरिएबल, ठीक, और एवरेज कॉस्ट में क्या आ रहा है, दोनों, फिक्स कॉस्ट भी आ रहा है, इसलिए एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी, देख लो, तो एवरेज कॉस्ट ऊपर से आ रहा है, हाँ या ना, एवरेज कॉस्ट आप देख लो, एवरेज कॉस्ट हमेशा आपको ज्यादा मिली, राइट, और मार्जिनल क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है, मार्जिनल का स्टार्टिंग पॉइंट देखो नीचे है और एवरेज का ऊपर है, क्योंकि मार्जिनल में तो सिर्फ वेरिएबल चीज आ रही है और एवरेज में तो फिक्स की भी वैल्यू इंक्लूड है। क्लियर, दोनों तेजी से पहले तो गिरेंगे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होगी तो डिवाइड होंगे, ये डिवाइड होंगे तो ये कम होते जाएंगे, पर फिर क्या होगा, अब यहां पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ये ठीक एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर कट करेगा, राइट, और फिर इसके बाद ये दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये इनके बीच में रिलेशन है। एमसीक्यूज बहुत बनते हैं इस पॉइंट से, है ना, इन रिलेशन से। तो पहला है व्हेन एसी फॉल्स, मतलब एवरेज कॉस्ट फॉल होता है तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एसी, एसी फॉल होता है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे होता है, राइट। फिर व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस, देखो यहाँ मिनिमम के बाद से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एसी, अब वो उसके ऊपर है तो उससे ज्यादा है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट एट मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एसी, ये जहां जिस पॉइंट पर काट रहे हैं उसकी बात हो रही है, इस पॉइंट पर ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कौन से पॉइंट पे इक्वल हुए, जहां एवरेज कॉस्ट क्या हुई है, कांस्टेंट हुई है, मतलब रुक गई है। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज टू लेफ्ट, ऑलवेज द लिफ्ट ऑफ एसी, याद रखो मैंने क्या बोला, चलेगा किससे, मार्जिनल वेरिएबल से ही चलेगा, सब कुछ कौन करता है, मार्जिनल ही करता है, तो वो वही बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रही है, एसी को लिफ्ट कर रही है, लिफ्ट कर रही है मतलब खींच रही है, हाँ या ना, एंड कट एसी फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट, यही रिलेशन है बेटा। इनमें से कोई सा भी वो एमसीक्यूज बना के पूछ सकता है, इवन यहां तक कि वो ये रिलेशन को भी पूछ सकता है, जिसके लिए आपको सिर्फ ये ग्राफ को बनाना है और ये एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। क्या हुआ बेटा, चलिए, तो रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कुछ भी नहीं है इसमें, ये आपके सामने ग्राफ है, दोनों एक साथ चालू हो रहे हैं, ठीक है, और ये इसको नीचे से कट कर रहा है, ठीक है, इसको आप रीड करके देख लेना, ठीक है, और फिर ये इन तीनों का रिलेशनशिप है, ठीक है, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। तो हमने देखा था टोटल कॉस्ट कहाँ से चालू होता है, ऊपर से चालू होता है, जहाँ पर फिक्स कॉस्ट चालू होती है वहाँ से टोटल कॉस्ट चालू होता है, लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था बेटा, है ना। फिर ये इस तरीके से बढ़ेगा और एक समय बाद तेजी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, यहाँ पर तेजी से बढ़ रही है, ठीक। मार्जिनल कॉस्ट चांद जैसा या यू शेप बनेगा, ये भी हमने देखा, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट से यहाँ पर इसका क्या बदल जाएगा, इसका इंक्रीज होने का रेट बदल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ये बस अब आपके लिए रीड करने लायक है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, है ना, इसमें समझाने लायक कुछ बचा नहीं है। तो ये हो गया, यहाँ पर डिफरेंस मिल गए आपको, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस है, बहुत आईएमपी है, और कुछ एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं आपको जो कि अच्छे लेवल के हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद में इन जरा एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी एमसीक्यूज उम्मीद है कि पूछे जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो नोट्स सभी के पास हैं, है ना। अब हम अभी ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की, राइट। यहाँ ध्यान दें, चैप्टर अभी ये 7 कंप्लीट हुआ है, इसके बाद में चैप्टर 8 स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है और इस चैप्टर में इतना ही है।
थे।